नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देख लीजिए, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पढ़ेंगे, है ना। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, कोई भी एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक तो ऑर्बिटल मोशन करता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आता है। उसे इस बार एम नहीं बोल रहे हैं, पिछली बार एम बोला था, इस बार उसे हम म्यू एल बोल रहे हैं, ठीक है, इस वाले टॉपिक में। अब वो स्पिन भी करता है, तो स्पिन की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, उससे अपन ने क्या बोल दिया, म्यू एस बोल दिया। इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और इस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन या फिर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आता है, स्पिन मोशन की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आता है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन को स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन या फिर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं। इसे इस तरह से समझा जाए, इसे इस तरह से समझा जाए, देखो कि ये इसे समझने की जरूरत है भी क्या, मत समझो इसे, ये एग्जाम्पल से मत समझो, कंफ्यूजन ही होगा, लेट इट बी, जस्ट लीव इट, ओके। सिर्फ आपको डेफिनेशन देनी है कपलिंग समझाने के लिए, और उसके बाद में आप सीधा यहाँ पे आ जाना। नहीं यार, मुझे ये समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आप सोचोगे कहाँ सही, ओके, समझाना ही पड़ेगा। चलो, एक एटम मान लो, उसके न्यूक्लियस पर आप खड़े हो, ठीक है, न्यूक्लियस पर खड़े खड़े आप देख रहे हो, तो आपको दिखेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे चारों तरफ सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका एंगुलर मोमेंटम एल है। आप तो खड़े हो चुपचाप, ठीक है। अब ये एंगुलर मोमेंटम जो है, इसकी डायरेक्शन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, मान लीजिए बाहर ऊपर की तरफ होगी। बाहर ऊपर की तरफ क्यों है मैं बता देती हूँ, एल का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, करेक्ट, आर क्रॉस पी, और पी होता है एम वी, तो एम को बाहर निकाल लो, आर क्रॉस वी। तो आर वेक्टर को वी की डायरेक्शन में मुड़ाओ और थंब की डायरेक्शन देखो, तो अगर सर्कल ऐसे बन रहा है, रेडियस वेक्टर इधर जा रहा है आपका बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो है आपका इधर जा रहा है, मान लीजिए इधर, तो आर को वी की साइड में मोड़ो, अपने दाएं हाथ से चारों उंगलियां आर वेक्टर की तरफ रखो और इलेक्ट्रॉन की तरफ मोड़ो उसको, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में, आर को वी की साइड में मोड़ो, थंब आपका कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर एल की जो डायरेक्शन है वो सरफेस पे बाहर की तरफ होगी। अब मान लीजिए आप जाके इलेक्ट्रॉन पे खड़े हो गए, जब आप इलेक्ट्रॉन पे खड़े होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो नहीं मूव कर रहा हूं, मेरे चारों तरफ जो न्यूक्लियस है वो मूव कर रहा है, बिल्कुल हमें ऐसा ही लगेगा। क्यों, क्योंकि आप इसको ऐसे समझो, जब हम अर्थ पे होते हैं, जब हम अर्थ पे खड़े होते हैं और सूरज को देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि सूरज थोड़ी देर पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, करेक्ट। हमें ऐसा लग रहा है क्या, हम मानेंगे क्या कि अर्थ घूम रही है, जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है। तो लेकिन जब अपन सन पे जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, सन पे जाएंगे तो अर्थ घूमती हुई दिखाई देगी, पर क्योंकि हम अर्थ पे खड़े हैं, लाइट पार्टिकल पे खड़े हैं, तो हैवी पार्टिकल हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बस बात वही है, सेम चीज यही है, यहाँ पर आप न्यूक्लियस पे खड़े हो तो इलेक्ट्रॉन आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन पे खड़े हो तो न्यूक्लियस आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ऑब्जर्वर है, उसके लिए पॉजिटिवली चार्ज जो नाभिक होगा, उसकी गति की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉन क्या देखेगा, इलेक्ट्रॉन ये देखेगा कि मेरे चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, और जब चार्ज घूमता होता है, मूविंग चार्ज, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, अगर कोई चार्ज कहीं पे चुपचाप पड़ा है रखा है तो वो अपने चारों तरफ केवल एक फील्ड जनरेट करता है, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यही चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन ये सोचेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो मेरे चारों तरफ घूम रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड b जनरेट करेगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड b जनरेट हो जाएगा, करेक्ट। इस मैग्नेटिक फील्ड बी की जो डायरेक्शन होगी वो एल के पैरेलल होगी, क्योंकि आप इस बी की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं क्यू उससे था सर्कुलर मोशन वाले रूल से, कि आपने मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल मूव करता है, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो अपने उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, अपनी उंगलियों को इसके पीछे पीछे लेके चलो, थंब आपका सरफेस के बाहर आएगा, और अगर मैं इसकी डायरेक्शन इधर मान लूं तो अपनी उंगलियों को ऐसे करोगे तो अंदर आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में घूम रहा है, इसलिए बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, और अपना एल भी किधर था, बाहर की तरफ था, तो यहाँ पर जो बी प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा फास्ट घूमेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा करंट होगी। तो इलेक्ट्रॉन अपनी लोकेशन पर इस
मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा, करेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है और उसके पास खुद का मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू एस। थोड़ी देर पहले नहीं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस का म्यू डॉट बी, करेक्ट। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी उसे हम ESL बोल देते हैं, क्योंकि वो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के बीच के इंटरेक्शन की वजह से हो रही है। वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, माइनस इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है म्यू एस, और वो किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है बी में। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई, तो ESL जो है वो म्यू एस डॉट बी के प्रोपोर्शनल होगी। म्यू एस की वैल्यू हम जानते हैं ये होती है, और हमने अभी भी देखा बी प्रोपोर्शनल टू एल है, तो जो ESL है वो प्रोपोर्शनल था माइनस का म्यू एस डॉट बी के। ये किसके प्रोपोर्शनल है, ES अपॉन एम। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा इस माइनस से, क्योंकि इसमें भी है E कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैं सिर्फ S उठा रही हूँ। तो म्यू एस किसके प्रोपोर्शनल था, S के प्रोपोर्शनल, और B किसके प्रोपोर्शनल था, डॉट L के प्रोपोर्शनल। तो ESL जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, S डॉट LL। अब ये साइन हटाने के लिए जो भी हमें कांस्टेंट लगेगा, जो भी फंक्शन आएगा उसे हम मान लेते हैं FR, और इस FR की वैल्यू डिराइव करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स FR का एक्सप्रेशन ये होता है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं दिखा देती हूँ आपको, इसने ऐसा बोला है, ये रहा, इसे डिराइव करना पाठ्यक्रम में नहीं है, यानी कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी विल नॉट गो दैट। FR की वैल्यू ये होती है, और साथ में क्या है S डॉट L, वो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। अब यहाँ पर V जो है वो पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होगा, आप एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हो और एक जो है न्यूक्लियस ले रहे हो, तो न्यूक्लियस का चार्ज मान लीजिए Ze है प्लस का Ze, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का ही है, तो K Q1 Q2 अपॉन R से पोटेंशियल निकालो, तो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी ये, करेक्ट। ये पोटेंशियल की एनर्जी आ जाएगी, तो FR की वैल्यू क्या मिलेगी, FR के अंदर आपके पास 1/2 m स्क्वायर c स्क्वायर है, यहाँ पर 1/r है, यहाँ पर dV/dr है। तो अगर V आपको ये मिल रहा है तो यहाँ से dV/dr निकालते हैं। dV/dr की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस कॉन्स्टेंट, K कॉन्स्टेंट, Z कॉन्स्टेंट, E कॉन्स्टेंट, 1/r का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/r स्क्वायर, करेक्ट। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे dV/dr की जगह, तो सॉल्व करेंगे तो FR की वैल्यू ये आ जाएगी, जो कि आप कर लेना। लेकिन हम अभी यही चल रहे हैं, FR की वैल्यू ये है, बाद में रख देंगे, वापस हम हमारे यहीं पे आ जाते हैं FR S डॉट L से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कपलिंग की वजह से L नॉट इक्वल टू 0 वाले एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होके हमें डबल लाइन वाली स्ट्रक्चर, डबलेट स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, और उस डबलेट स्ट्रक्चर को फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस एनर्जी, यहाँ पे बेसिकली एनर्जी में डिफरेंस आ गया, मतलब जो एक लेवल था वो एक्चुअल में 2 लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा वो कितना होगा, ESL। तो एक लेवल जो है वो डबल लेवल में कन्वर्ट हो गया, इसको फाइन स्ट्रक्चर बोलेंगे। इस स्पेक्ट्रमी रेखाओं की इस सूक्ष्म संरचना को फाइन स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। तो फाइन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ लेना। अब इसकी व्याख्या हमें थोड़ी सी करनी है, तो वापस चलते हैं हमारे एक्चुअल इक्वेशन पे। तो ESL हमें ये मिला था, करेक्ट। हमने पढ़ा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कि जो ऑर्बिटल मोमेंटम है L और स्पिन मोमेंटम है S, उन दोनों का टोटल जो होता है वो टोटल मोमेंटम होता है, तो उसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। J वेक्टर जो होता है वो L वेक्टर प्लस S वेक्टर के बराबर होता है। इस एक्सप्रेशन से S डॉट L की वैल्यू अगर अपन निकालें तो वो क्या मिलेगी, 1/2 J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर। अब ये कैसे मिलेगी मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। हमें मिला है J वेक्टर इज इक्वल्स टू L वेक्टर प्लस S वेक्टर, तो हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ मोड इसका स्क्वायर, यहाँ मोड इसका स्क्वायर, तो यहाँ से तो मिल जाएगा J स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मिलेगा J डॉट J, करेक्ट। यहाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर डॉट B वेक्टर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो L को उधर भेजो, तो J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2L डॉट S। L डॉट S की वैल्यू चाहिए तो 2 को नीचे भेजो, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगी L डॉट S की वैल्यू, जो कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में लिखी हुई है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जैसे
एल स्क्वायर क्या होता है हमारा, एल एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर। एस स्क्वायर क्या होता है, एस एस प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर। वैसे ही जे स्क्वायर क्या होता है, जे जे प्लस वन एस स्क्वायर। जहां एल हम जानते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये स्पिन क्वांटम नंबर, ये टोटल क्वांटम नंबर हमारे पास होगा। ठीक है, तो एस डॉट एल की जगह अपन, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत सारे ओरिएंटेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, तो हम एवरेज ले रहे हैं, इसलिए हमने एवरेज का साइन यूज किया है। तो एस डॉट एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और 1/2। करेक्ट, ये वैल्यू रख देते हैं। तो जे स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है, जे जे प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर। चल क्यों नहीं रहा है, वेट, यस यहाँ पर देखो, जे स्क्वायर, कैपिटल जे स्क्वायर, इसकी जगह वैल्यू रखी है देखो, जे जे प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, और ये 1/2 जो था वो यहाँ पे है। इस एल स्क्वायर की जगह क्या रखा, एल एल प्लस वन एच स्क्वायर कॉमन आ गया, और इसकी जगह रखा एस एस प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन आ गया। करेक्ट, ये हमने कर दिया। तो हमें ई एस एल की वैल्यू क्या मिलेगी, ई एस एल हमारे पास क्या था, ई एस एल हमारे पास था एफ आर एस डॉट एल। तो एस डॉट एल की वैल्यू रख देते हैं, ये पूरी वैल्यू। तो ये पूरी वैल्यू सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करनी है, एफ आर से। तो एफ आर की भी एवरेज वैल्यू आ गई, और हमारे पास ये वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आ गई, और एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 है। अब जे की वैल्यू क्या होगी, देखो ये ध्यान रखना, जे की वैल्यू एल प्लस एस लेते हैं जब एल और एस एक दूसरे के पैरेलल हो, और एल माइनस एस लेते हैं जब एल और एस एक दूसरे के पैरेलल नहीं बल्कि ऑपोजिट हो, क्योंकि एस की दो ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, या तो अप स्पिन हो सकता है या डाउन स्पिन हो सकता है। तो या तो ये एल के पैरेलल हो सकता है या ये एल के एंटी पैरेलल हो सकता है। अब मान लीजिए किसी क्वांटम एनर्जी के लिए एल इक्वल टू 0 है। अगर एल इक्वल टू 0 है तो यहाँ से देखो एल इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी एल इक्वल टू 0 है। जे की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्वांटम नंबर, तो जे की वैल्यू हमारे पास मैग्नीट्यूड लेते हैं जे का, तो वो कितना आ जाएगा, एस के इक्वल आ जाएगा। तो जे बराबर एस हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 7 में ये वैल्यू पुट करते हैं। तो जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एस एस प्लस वन हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये भी एस एस प्लस वन, इसको रहने दो। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा ई एस एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो डेल्टा ई एस एल की वैल्यू 0 आ जाएगी। इससे ये पता चलता है कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से एल इक्वल टू 0 यानी एस ऑर्बिट के एनर्जी लेवल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे 1s हुआ, 2s हुआ, 3s हुआ, 4s हुआ, इनका एनर्जी लेवल सिंगल लाइन हमेशा रहेगी, कोई आगे इनकी स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब एस एल नॉट इक्वल टू लेते हैं, एल नॉट इक्वल टू 0 के लिए लेते हैं, और स्पिन की वैल्यू तो हमें पता ही है 1/2 हो सकती है। तो या तो 1/2 एल के पैरेलल होगा तो एल प्लस एस, या एंटी पैरेलल होगा तो एल माइनस हाफ हो जाएगा, और एस एस प्लस वन की वैल्यू 3/4 है। इससे इक्वेशन 7 में रखेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। अब इक्वेशन 7 मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, वापस इक्वेशन 7 को मैं लिख लेती हूँ। इक्वेशन 7 को हम एक जगह लिख लेते हैं सो दैट हम कैलकुलेशन कर सकें, क्योंकि मेरी मैथ्स वीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई एल एस लिखनी थी हमें, डेल्टा ई बोल दो, एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 एफ आर, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। ब्रेकेट में क्या था हमारे पास, जे जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन, ये था। एल नॉट इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले जे इज इक्वल टू एक बार एल माइनस हाफ रखते हैं। तो जे की जगह यहाँ पे एल माइनस हाफ रखते हैं, तो ये हो जाएगा एल माइनस हाफ, और ये हो जाएगा एल। देखो यहाँ पे अगर मैं रखूं एल माइनस हाफ और यहाँ पे प्लस वन है, तो प्लस वन और माइनस हाफ कितना होगा, एल प्लस हाफ आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का एल एल प्लस वन हो जाएगा, और एस एस प्लस वन कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू तो 1/2 है, तो 1/2 प्लस वन, ये कितना हो जाएगा, 3/2 3/4 हो जाएगा। करेक्ट। अब इसमें हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेना आप, है ना, इसको सॉल्व करोगे, हे भगवान, इसको सॉल्व आप कर लेना, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ। इसको सॉल्व करोगे इसी तरह से, तो ये बोल रहा है कि जब आप ये वैल्यू रखोगे, तो जब एल प्लस हाफ रखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी उस ब्रैकेट की, एल, और अभी एल माइनस हाफ अपन ने रखा था, तो आपको मिलेगा माइनस का एल माइनस का वन। सॉल्व करके देख लेना, उस ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एल नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमें ई एस एल यानी कि एनर्जी के लेवल जो है उसकी नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है। एस की तो 0 मिल रही थी, तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, इनकी स्प्लिटिंग होगी। तो अब हम देखें, और 2 लेवल मिलेंगे। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एनएल क्वांटम वाले
हर एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक लेवल ये चला जाए, यानी हर लेवल जो है आगे जाके 2 एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लेवल ये हो जाएगा और एक लेवल ये हो जाएगा। और अब इसको हम यहाँ पर देखेंगे, इसको ही क्या कहते हैं, ये द्विरेखी जो संरचना मिली है दो रेखाओं की, इसे हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो इन दोनों के बीच में मतलब अंतर कितना होगा, दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो इस ये मिली थी हमें L के करस्पॉन्डिंग और ये मिली थी हमें -L -1, तो दोनों में माइनस करेंगे तो h²/2 कॉमन रहेगा, दोनों में FR कॉमन रहेगा, तो L तो क्या मिलेगा, ऊपर वाला L माइनस नीचे क्या मिला है -L -1, ये मिल जाएगा अपन को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो L + 1, तो कितना मिल जाएगा 2L + 1 मिल जाएगा, करेक्ट। इसमें से अगर मैं 2 बाहर लूं तो कितना मिल जाएगा, L + ½ मिल जाएगा, तो 2L + ½ मिल जाएगा। अब आगे देखो 2L + ½ रखते हैं, यानी कि इसको सॉल्व किया था मैंने भी, ये मिला था मुझे 2L + ½ करेक्ट। अब ये 2 जो है यहाँ Z नहीं है, यहाँ 2 है, इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन को मिल गया h×, ये स्क्वायर था, h×² मिलेगा, और यहाँ पे हमें FR एज इट इज मिलेगा, और ये L + ½ अपन को यहाँ मिल जाएगा। ये दोनों के बीच में अंतर होगा, जो एक लेवल जाके 2 लेवल में कन्वर्ट होगा, उन दोनों के बीच का अंतराल कितना होगा, ये होगा। अब इसका एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है, तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो सोडियम लैंप में हम लेंगे। सोडियम एक्चुअली मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी कि उससे मिलने वाली जो लाइट है उसमें केवल एक वेवलेंथ की लाइन होनी चाहिए, और वो हम बोलते हैं कि 5890 एंगस्ट्रॉम होती है। हमें एक्चुअली 5890 एंगस्ट्रॉम लेते हैं, ये वास्तव में द्विरेखी डबलेट स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक मिलता है हमें 5897.6 और एक हमें मिलता है 5891.6। इन दोनों का जो एवरेज आता है वो एवरेज हम लेते हैं, वो एवरेज वैसे 3 आता है, 5893 होता है यूजुअल तो। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है वो कितना होता है, 6 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है, 6 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस आता है। प्रूव करते हैं। तो सोडियम के अंदर एक्चुअली जो ट्रांजिशन होता है वो 3p से होता है 3s के अंदर। आप सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देख लीजिए, ये देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो 3s1 के आगे हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में क्या आएगा, सोडियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे ये फुलफिल्ड है, तो 3s1 के आगे जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 3p। तो जो एक्साइटेड स्टेट है वो यहाँ पे p में हो सकता है, तो 3p से 3s जो है, 3s और 3p जो है वो किस में लेंगे, ट्रांजिशन में इन्वॉल्वमेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 3p से 3s में ट्रांजिशन से हमें लाइन मिलेगी, मतलब वो जो 3s1 का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके कहाँ चला जाता है 3p में चला जाता है, फिर जब वो 3p से वापस लौट के आता है 3s में, तो हमें उस ट्रांजिशन से लाइन मिलती है। तो अब हमें क्या मिलना है, एक तो हमारे पास है 3s और एक हमारे पास है 3p। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारे पास है s, 3s के लिए l = 0 होता है। हमने अभी भी प्रूव किया था कि l जब 0 होगा तो वो लाइन में स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए ESL की वैल्यू कितनी आई थी 0, तो उसका एक ही लेवल रहेगा। लेकिन जो P था उसके लिए L ≠ 0 के लिए 2 लाइनें मिलती है, तो यहाँ L = 1 है, तो 2 लाइनें मिलेगी, एक ऊपर मिलेगी एक नीचे मिलेगी। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो J = L + ½ करते हैं, और L की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे P के लिए L कितना होता है 1, तो 1 + ½ कितना होता है 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे P, नीचे J की वैल्यू दे रहे हैं, तो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। एक हमारे पास L - ½ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो पहले हम ये सोचते थे कि जो 3p है उसका एक लेवल और जो 3s है उसका एक लेवल, तो यहाँ से आने में एक ही लाइन मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब क्योंकि जो p है वो आगे जाके 2 लेवल में हो रहा है, तो दोनों लाइनों से नीचे लाइनें आएगी। तो देखो p3½ से एक लाइन आ रही है ये वाली, करेक्ट, और एक लाइन आ रही है p½ से, p½ से आ रही है, p3½ से और p, ये 2 लाइनें मिल रही है, तो ये 5892.9 नैनोमीटर और ये 589.8 नैनोमीटर। तो 2 लाइन, ये लाइन है हमें फाइन स्ट्रक्चर, तो एक ही लाइन ये मिल गई, एक लाइन ये मिल गई, तो जहां एक लाइन मिलनी चाहिए थी वहां हमें 2 लाइनें मिल रही है। और p3½ का और p½ का अगर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट करें ऊपर वाले फॉर्मूले से, तो वो 17 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो,
कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से P विच इज L इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल की एनर्जी में चेंज हो जाता है, जबकि S जो कि L इक्वल टू 0 था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और J इक्वल टू 3 हाफ वाला एनर्जी लेवल ऊपर और J इक्वल टू हाफ वाला लेवल नीचे की ओर ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो P से S में ट्रांजिशन से प्राप्त जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है वो डबलेट मिलती है, उसे फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ जो डायग्राम है वो सोडियम की जो रेखाएं हैं वो 3p एनर्जी से स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण उसका स्प्लिटिंग दिखाई दे रहा है, p3 हाफ और p हाफ से s हाफ में ट्रांजिशन। s के नीचे हाफ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि s की वैल्यू हाफ होती है और l की वैल्यू 0 होती है, तो j की वैल्यू जो होती है वो l प्लस माइनस s होती है। यहाँ पे आपके पास s की वैल्यू 1/2 है तो ये 1/2 मिलेगा, और नीचे j लिखा जाता है, जैसे अपन ने p के नीचे j लिखा वैसे s के नीचे j, तो j की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। तो ये था हमारा फाइन स्ट्रक्चर।